नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सी हेमंत गुप्ता और आज मैं आप लोगों के सामने एक टॉपिक लेके आ रहा हूँ जो थोड़ा सा ऑफ बीट है, विच रिलेट्स टू इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। ये एक ऐसा टॉपिक है जो किसी भी लॉ के ऊपर एप्लीकेबल है, किसी भी रेगुलेशन के ऊपर एप्लीकेबल है। हमें लॉ को कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे इंटरप्रेट करना चाहिए, उन सब बातों पे हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे इस टॉपिक की मदद से। बिफोर वी स्टार्ट विद दिस टॉपिक, थोड़ा सा हम इस बात पे देख लेते हैं कि स्टैट्यूट्स कितने टाइप के हो सकते हैं। सबसे पहले स्टैट्यूट होता क्या है, अगर हम आसान भाषा में बोलें तो एक रिटन लॉ होता है जो किसी एक लेजिस्लेटिव बॉडी ने पास किया होता है, विच कुड बी पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर और म्युनिसिपल बॉडीज। कितने तरह के डिफरेंट तरह के स्टैट्यूट हो सकते हैं। एक ये स्टैट्यूटरी लॉ हो सकता है जो किसी पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर ने पास किया हो, और कोई नॉन स्टैट्यूटरी लॉ भी हो सकता है जो फॉर एग्जांपल एक पर्सनल लॉ होते हैं विच इज इन रिलेशन टू लेट्स से हिंदू पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ और लॉ इन रिलेशन टू सर्टेन ट्राइब्स ऑल्सो। ये कोडिफाइड भी हो सकता है, अनकोडिफाइड भी हो सकता है। अनकोडिफाइड लॉ क्या होता है, जो लॉ कोर्ट बनाते हैं या कोर्ट के फैसलों की वजह से वो लॉ आता है, तो वो अनकोडिफाइड लॉ हो गया। कोडिफाइड लॉ अगेन इज अ रिटन स्टैट्यूट। स्टेट मेड लॉ एंड स्टेट रिकॉग्नाइज्ड लॉ भी हो सकता है। स्टेट मेड यू ऑलरेडी नो, स्टेट रिकॉग्नाइज्ड लॉ इज बेसिकली जो किसी और स्टेट ने बनाया, इट कुड बी सम अदर कंट्री और सम अदर स्टेट विद इन अ पर्टिकुलर कंट्री, जो वो अदर स्टेट उसको रिकॉग्नाइज कर रही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कई स्टेट्स में मकोका को एप्लीकेबल करने के लिए विद रिलेशन टू फाइटिंग अगेंस्ट ऑर्गेनाइज क्राइम। हम थोड़ा सा और आगे बढ़ने से पहले ये देखें कि इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन क्या होती है। हालांकि ज्यूरिस्ट जो इस टॉपिक के ऊपर काफी डिस्कशन कर चुके हैं, उनका ये मानना है कि इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट येस सब्टल डिफरेंस है दोनों में, जो हम डेफिनेशन के द्वारा हम समझने की कोशिश करेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ज्यूरिस्ट हुए हैं सैलमन, जो बोलते हैं कि इंटरप्रिटेशन इज द प्रोसेस by which the court seeks to ascertain the meaning of the legislature through the medium of authoritative form in which it is expressed. Similarly, another jurist है क्रॉस, उनकी इंटरप्रिटेशन ये है कि interpretation is the process by which courts determine the meaning of the statutory provisions for the purpose of applying them before the situation which is presented before them. अब एक डिफरेंट जूरिस्ट है जो कंस्ट्रक्शन के बारे में क्या बोलते हैं। कंस्ट्रक्शन वो कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन इज बेसिकली ड्राइंग ऑफ कंक्लूजन विद रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट दैट लाई बियॉन्ड द डायरेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द टेक्स्ट फ्रॉम द एलिमेंट नोन फ्रॉम एंड गिवन इन द टेक्स्ट, कंक्लूजन्स विच आर इन स्पिरिट दो बट नॉट विद इन द लेटर ऑफ लॉ। तो अगर हम मोटा मोटा इसको समझने की कोशिश करें, इंटरप्रिटेशन तो ये है कि जो आपके पास सामने प्लेन वर्ड्स लिखे हुए हैं उनका आपने मतलब निकालना है। एंड कंस्ट्रक्शन वो है कि जहां पे कोई आपको वैक्यूम या यहाँ पे कोई वॉइड लगता है, तो वहां पे आपको कंस्ट्रक्ट करके एक मीनिंगफुल मतलब निकालना है उस सेंटेंस का या उस लॉ का। ओके, तो अगर हम ब्रॉडली इन दोनों का एक डिफरेंस देखने की कोशिश करें, तो इंटरप्रिटेशन टॉक्स अबाउट अगेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड्स एंड द ट्रू सेंस ऑफ द लीगल टेक्स्ट, एंड कंस्ट्रक्शन जो ये बात करता है ड्रॉइंग ऑफ कंक्लूजन ऑफ लीगल टेक्स्ट दैट लाई बियॉन्ड द डायरेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ लीगल टेक्स्ट। सो कोई भी वैक्यूम है तो उसको फुलफिल करना है। इंटरप्रिटेशन टेक्स प्लेस व्हेन द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट इज क्लियर and unambiguous so that it can be interpreted, whereas construction takes place when the meaning of the text is unclear, ambiguous and is challenged. Okay, तो ये दोनों का थोड़ा सा डिफरेंस हो गया। अगेन इंटरप्रिटेशन में हम लिंग्विस्टिक मीनिंग की तरफ जाते हैं एंड कंस्ट्रक्शन में हम जाते हैं डिस्कवरी ऑफ लीगल इफेक्ट ऑन द लीगल टेक्स्ट। सो लास्टली इंटरप्रिटेशन को हम ये भी बोल सकते हैं कि इट इज अ ब्रॉड फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्शन, whereas the construction is a method of interpretation where the words are interpreted vigorously and literally. So construction को आप एक सबसेट ऑफ इंटरप्रिटेशन भी मान सकते हैं। अब इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट हमें कहाँ हेल्प करता है। एक केस था भाटिया इंटरनेशनल, उस केस में कोर्ट ने क्या बोला, इफ द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस इज ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन then the court has to choose that interpretation which represents the true intention of the legislature. So अगर मीनिंग सिर्फ एक ही निकल रहा तो इंटरप्रिटेशन की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम ये थोड़ा सा देखें कि कितने सारे ऐसे लॉ हैं जो बहुत पुराने समय में बने हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूंगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में बना था, लेकिन आज भी हम उस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो 1872 में बना था, ऐसी ऐसी चीजों पे हम डिसीजन लेके आते हैं जो उस टाइम पे एग्जिस्ट भी नहीं करती थी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कोई ईमेल के थ्रू कंसेंट दे रहे हैं, एक्सेप्टेंस दे रहे हैं या रिजेक्शन दे रहे हैं, तो उसको कैसे इंटरप्रेट करना है। ईमेल तो उस टाइम पे थी भी नहीं 1872 में। इवन कोर्ट आज की डेट में व्हाट्सएप जैसी टेक्नोलॉजी के ऊपर भी डिसीजन लेके आता है कि व्हाट्सएप के थ्रू अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट या कम्युनिकेशन हुई है तो उसकी एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन कैसे मानी जाएगी।
सो इट मीन्स अगर आपके पास पुराना लॉ भी है और आप उसको सही तरीके से इंटरप्रेट कर पा रहे हैं या इंटरप्रिटेशन के लॉजिक्स लगा सकते हैं, तो आप नए टाइम के अंदर या नई टेक्नोलॉजीज या नए इवेंट्स के ऊपर भी वो लॉ को अप्लाई कर सकते हैं. बिफोर मूविंग फर्दर, लेट अस हैव a very small discussion on separation of power. As you all understand, in India, separation of power has not been statutory or by constitution recognized per se. But if you look at the Constitution of India, the framing of Constitution, you will find there are three organs of the Constitution: judiciary, legislature, and executive. So their work has been demarcated in such a manner that whenever legislature is making law, judiciary has no role, executive have no role. The area which lie within the executive power of executives, judiciary and legislature will not intervene, and where the judicial authorities are pronouncing any law or interpreting any law, legislature and executive cannot play any role. So in a way, areas are demarcated, separation of power though not expressly recognized, but still within the frame of our constitution, it's very much in existence. Okay, why do we need interpretation of statutes then? See, whenever laws are there, they are made by the legislature, they are implemented by bureaucracy and they are interpreted by judiciary. So होता क्या है, जब legislature कोई law बना के लेके आता है तो उस केस में जो समस्या होती है वो उसके सामने नहीं होती. एक ब्रॉडर समस्या, ब्रॉडर इशू होता है, बट पर्टिकुलर फैक्ट्स ऑफ द केस उसके सामने नहीं होते. अब वो जो लॉ उस फैक्ट ऑफ द केस पे कैसे लगेंगे, उसके लिए हमें एक इंटरप्रिटेशन चाहिए होती है. तो कोर्ट टू फाइंड द ट्रू इंटेंट ऑफ द लेजिस्लेचर, that is to connect the various provision of law to the objective of creating the law. So हमें एक चीज में और ध्यान रखना है कि law made by legislature has to be differentiated by law made by judiciary. लेजिस्लेचर के पास बहुत सारी पावर होती हैं, बहुत सारा टाइम होता है, अथॉरिटी होती है, रिसोर्सेज होते हैं किसी भी लॉ को सोचने के लिए, समझने के लिए, स्टडी करने के लिए. वेरएज जुडिशरी के पास एक बहुत ही लिमिटेड स्कोप होता है, बहुत ही लिमिटेड टाइम फ्रेम होता है एंड बहुत ही लिमिटेड कैनवस होता है जिसके ऊपर वो लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं. तो उनके पास सिर्फ फैक्ट ऑफ द केस होते हैं जिसके बेसिस पे वो लॉ को या तो इंटरप्रेट करते हैं या अगर कोई वैक्यूम है तो नया लॉ बना देते हैं उसके ऊपर एग्जिस्टिंग लॉ को इंटरप्रेट करते हुए. तो जैसा कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि वाई कांट लेजिस्लेट, बेसिकली दे लैक मशीनरी टू गैदर द इंफॉर्मेशन. उनके पास रिसर्च की कैपेबिलिटीज बहुत लिमिटेड होती हैं एंड दैट टू जो उनके सामने एडवाइजरी एडवोकेट प्रेजेंट करते हैं केस, टू दैट एक्सटेंट इज रिसर्च अवेलेबल टू देम. उनके पास एक जनरल पॉपुलेशन के ऊपर रिसर्च या डाटा अवेलेबल नहीं होता लॉ बनाने. उनके पास कोई मीन्स नहीं होते ओवरसी एंड सुपरवाइज करने के लिए कि लॉ सब्सिक्वेंटली कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है. एंड कोर्ट ने कोई अगर एक डिसीजन दे दिया तो कोर्ट अपने आप से उस डिसीजन को रिवर्स नहीं कर सकता. सो हम एक दो छोटे छोटे केस डिस्कस करेंगे इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर. एक केस में क्या हुआ, विच वॉज द केस ऑफ पी रामचंद्र राव. उस केस में कोर्ट ने बोला कि जितने भी अंडर ट्रायल कोर्ट्स में हैं उनको राइट टू फ्रीडम एंड पर्सनल लिबर्टी है अंडर आर्टिकल 21. अगर आपने उनका केस टाइम से डिस्पोज ऑफ नहीं किया, इन्वेस्टिगेशन टाइम से नहीं करी, तो दे शुड बी रिलीज्ड. अब इस प्रोसेस में उन्होंने क्या किया, उन्होंने वेरियस पैरामीटर लेट डाउन कर दी कि किस केस में किस तरह के ऑफेंस में जो भी अंडर ट्रायल है उनको रिलीज किया जाएगा. कि किसी का 6 साल हो गए हैं, 6 महीने हो गए हैं, तो डिपेंडिंग ऑन दैट आप उनको रिलीज कीजिए. अब इस केस में कोर्ट ने ये डिसाइड किया, सुप्रीम कोर्ट में जब ये मैटर गया, कि कोर्ट के पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है जिसमें वो किसी भी तरह का लॉ या किसी भी तरह का प्रोसीजरल एस्पेक्ट लेके आ सके जिसके बेसिस पे किसी को रिलीज किया जा सकता है. लॉ बनाने की पावर लेजिस्लेचर के पास है, एग्जीक्यूट करने की पावर एग्जीक्यूटिव के पास है, और अगर किसी वजह से अंडर ट्रायल नहीं प्रोसेस हो पा रहे या वो उनको ज्यादा देर तक जेल में रहना पड़ रहा है, तो वो लेजिस्लेचर ही उसके बारे में लॉ बनाएगा या कॉल लेगा. कोर्ट उसके ऊपर कोई ऐसा लॉ बना के वॉइड फिल करने के नाम पे लॉ नहीं बना सकता जिसकी वजह से उन अंडर ट्रायल को छोड़ दिया जाए जेल से. केस टू केस कोर्ट कॉल ले सकता है, बट इन फॉर जनरल पॉपुलेशन दे कैन नॉट टेक ए कॉल. एक और केस डिस्कस करते हैं. इस केस का नाम है डीएम अरावली गोल्फ क्लब. इस केस में एक माली को अपॉइंट किया गया पर उससे एक ट्रैक्टर ड्राइवर का काम कराया गया. जब जॉब रेगुलराइजेशन की बात आई तो ट्रैक्टर ड्राइवर की कोई पोस्ट ही नहीं, लेकिन काम वो ट्रैक्टर ड्राइवर का कर रहा था. तो कोर्ट में इस केस में क्या बोला कि एग्जीक्यूटिव को आप बोला कि आप एक ट्रैक्टर ड्राइवर की पोस्ट क्रिएट कीजिए और इस माली जो आपने एज ए माली अपॉइंट किया उसको एक ट्रैक्टर ड्राइवर के तौर पे बहाल कर दीजिए. तो अगेन ये मैटर जब हायर कोर्ट्स में गया तो उसमें कोर्ट्स ने ये डिसाइड किया कि जो पोस्ट क्रिएशन या डिलीशन का काम एग्जीक्यूटिव का है उसमें कोर्ट ये इंटरवीन नहीं कर सकता कि आपको ये पोस्ट बनानी है या नहीं बनानी. अगर एग्जीक्यूटिव ने वो पोस्ट बनाई है तो कोर्ट ये डिसीजन दे सकता है कि आप इस पर्सन को बहाल कीजिए उस पोस्ट के ऊपर या ना कीजिए, बट पोस्ट क्रिएशन का ऑर्डर नहीं दे सकता. तो अगेन डिमार्केशन ऑफ पावर इज देयर बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी.
नाउ एक कंसेप्ट है इसके अंदर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के अंदर, दैट स्टैट्यूट मस्ट बी रेड एज ए होल। स्टैट्यूट को हमें जब भी पढ़ना है एक ओवरऑल एस्पेक्ट्स के साथ पढ़ना है, हमें कोई भी सेक्शन या कोई भी सेट ऑफ सेक्शंस को इंडिविजुअल या आइसोलेशन में नहीं पढ़ना, सो दैट ऐसा ना हो जाए कि अर्थ का अनर्थ निकल जाए। हम एक सेक्शन में तो एक मतलब निकालें और जब स्टैट्यूट की ओवरऑल इंटेंशन हम देखें तो उसमें कुछ और ही मतलब निकलता हो, क्योंकि इसमें कुछ बातें कही गई हैं कोर्ट्स के द्वारा कि section must be construed in the light of the whole act. Words need to take color from their context, and the same word may mean one thing in one context and another in another context. So context भी important है, overall statute का purpose and structure भी important है। So अगर हम आगे चलें थोड़ा सा, तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में क्या क्या थ्योरीज हैं और रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन किस तरह के हैं। सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल इज लिटरल रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन और इंटरप्रिटेशन, देन अलोंग विद इट देयर इज अ गोल्डन रूल। Then moving further, we'll be discussing strict interpretation, harmonious interpretation, mischief rule of interpretation, purposive construction. Then there will some other principle like adjustum generis and nocetior sauces. Lastly, we'll be taking up one construction which is ut res magis velet quam perit, which means it's better to prevail than perish. So let us start with primary rule of construction or interpretation. So it has two parts. One is literal interpretation and second is golden rule. So golden rule again is a literal interpretation but with some minor modification. So literal interpretation हमें क्या बोलता है, that we need to take the ordinary and natural grammatical meaning. We need to take the proper sense meaning. If plain meaning is available, plain meaning has to be conceived and common parlance meaning has to be taken. Whereas the golden rule में हम क्यों जाते हैं और क्या वो बोलता है golden rule? As I said, it's a modification of literal rule. When literal rule leads to absurdity, in that case the golden rule will be applied with some modification. So it basically avoids the futile constructions. So according to literal rules, the words and the language used in statute should be interpreted literally and without adding or subtracting anything. Words used in the legislature must be construed in the light of their ordinary and natural and grammatical meaning. First and primary rule of construction is that the intention of legislature must be found within the words which has been used by the legislature. You are not supposed to import any words in the legislature. Question is not what should have been, but what actually is there written before you. The true intention of legislature can only be safely derived by applying this rule. The literal meaning should be preferred whenever it is clear. Courts should not depart from the literal rule, as that would really be amending the law in the garb of interpretation which is impermissible. So as I said, natural and grammatical meaning has to be taken care of. Popular sense and common sense meaning has to be taken. You cannot twist the meaning of any particular word. Exact meaning has to be taken whenever it's available. You cannot take the loose meaning of any word. However, whenever some technical words are used, they have to be taken in the technical sense only. You cannot use them in general sense. So again, primary rule, the principle laid down by the court, if there is nothing to modify or alter or quantify, the language which is contained in the statute must be construed in the ordinary and natural meaning of the words or sentence. Object of the interpretation is to discover the intention of the legislature, but intention must be deducted from the language used only. The duty of the court is to expound the law as it is. A judge is not competent to change the law or change the wording of a statute. Court should not add words by taking the plea that legislature omitted in the act. I'll just take one example on this. There is the article 105 sub article 2 of our constitution which says that anything said in the well of the house, there will be no repercussion against the member, there will be no penal action against the member for anything said during the continuation of proceeding before the parliament or in the house. So what happened, one gentleman made some derogatory statement against the religious leader of some sect. So the follower of those sect went to the court. They got a decree against that person for damages of 26,000 for defamatory statement. But court said that the section language of the section says that anything said during the proceeding of the house. So anything will also include any statement. There is no bar on anything, like you cannot make any defamatory statement, even though yes, you should avoid those things, but there is no bar. The only condition which is there, the statement should have been said during the proceeding of the parliament. So ये जो word है anything, इसमें आप कोई एक्सेप्शन ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ और प्लेन मीनिंग से कुछ ऐसा समझ भी नहीं आ रहा कि इसकी कोई एक्सेप्शन हो सकती है.
तो कोर्ट ने यही डिसीजन लिया कि हमें लिटरल रूल के साथ जाना है, हम इसमें कोई एक्सेप्शन ऐड करके डिफेमेटरी स्टेटमेंट के नाम पे कोई पीनल एक्शन नहीं ले सकते। अगेन एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं इसके अंदर। इस केस में क्या हुआ कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई के पास एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी थी जो गवर्नमेंट ने दी हुई थी, और उसी स्टेट में उनकी खुद की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी थी जो उन्होंने रेंट पे दे रखी थी। अब गवर्नमेंट एक रूल लेके आई कि अगर आप उसी स्टेट में रह रहे हो जिसमें आपका ऑलरेडी घर है, तो आपको गवर्नमेंट का घर खाली करना है, तो सो दैट किसी और नीडी को दिया जा सके। और लेकिन वो खाली करवाने के लिए जो आपको नॉर्मल रेंट कंट्रोल एक्ट और अदर लीगल प्रोसीडिंग है उससे कुछ राहत देते हुए कि आप इमीडिएटली खाली करवा सकते हो। अब हुआ क्या कि जिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का ये मकान था, खाली करने से पहले वो रिटायर हो गए। अब जो टेनेंट है उसने प्ली ली कि अब तो ये गवर्नमेंट जॉब में है ही नहीं, अब इनके पास वो राइट है ही नहीं कि मुझे फटाफट घर से बाहर निकाल सकें। तो वहां पे वो लैंग्वेज की कुछ बात आई, तो वहां पे कोर्ट ने ये बोला कि जो लैंग्वेज है वहां पे यूज करी गई है वो है कि एनीबडी इन पोजेशन ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। वो ये नहीं बोलता कि एनीबडी हुज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, क्योंकि बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात थी। कोर्ट ने बोला कि ऐसे लोगों को भी घर दिया जाता है जो हो सकता है स्टेट गेस्ट हो, या एमपी एमएलएस के गेस्ट हों, या एमपी एमएलएज ही हों, या कोई ऐसे प्रोफेशनल्स हों जो स्टेट के लिए काम कर रहे हैं और उनको भी गवर्नमेंट अकोमोडेशन दी जाती है। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ एम्प्लॉयज को ही गवर्नमेंट अकोमोडेशन दी जा रही है। तो आप अननेसेसरी कोई ऐसी इंटरप्रिटेशन नहीं निकालेंगे क्योंकि अब वो रिटायर हो गए हैं, ही इज नॉट अ गवर्नमेंट सर्वेंट, तो वो लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। सो ये बोलते हुए लिटरल इंटरप्रिटेशन का बेसिस लिया गया इस केस में, एंड दैट टेनेंट वाज आस्क्ड टू लीव द हाउस। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। सेल टैक्स एक्ट में बीटल लीव्स के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता था, बट वो एंट्री जिसमें कोई टैक्स नहीं था वो एंट्री डिलीट कर दी गई। तो हुआ क्या, जो एसएससी था उस एसएससी ने बोला कि बीटल लीव तो वेजिटेबल होती हैं, तो वेजिटेबल पे कोई टैक्स नहीं है, तो ये तो हमारी वेजिटेबल की कैटेगरी में आ रहा है, तो इस केस में हम कोई टैक्स नहीं देंगे। कोर्ट ने बोला आपकी इंटरप्रिटेशन बिल्कुल गलत है। बीटल लीव्स जो है कॉमन पैरेलल्स में उनको वेजिटेबल नहीं समझा जाता, ना ही वेजिटेबल बोल के पकाया जाता है। इवन दो वो एक लीफ है और वेजिटेबल है, प्लांट है, बट उसको जिस भी पर्पस के लिए यूज किया जाता है वो वेजिटेबल नहीं कंसिडर किया जाता उसको। तो हमें कॉमन सेंस मीनिंग लेना है, हमें उस चीज के ऊपर अननेसेसरी उसके बोटेनिकल मीनिंग या टेक्निकल मीनिंग में नहीं जाना। अगेन शुगर केन का एक केस में एग्जांपल आया। शुगर केन को जब टैक्स लगाया गया तो उन्होंने बोला शुगर केन तो ग्रास है। अगर बोटेनिकली देखें तो यस, शुगर केन इज ए ग्रास, बट कोर्ट ने बोला कि शुगर केन को ग्रास नहीं समझा जाता, उसको ग्रास समझ के कंज्यूम नहीं किया जाता। तो शुगर केन को भी कॉमन पैरेलल्स मीनिंग में हमें अंडरस्टैंड करना है, हमें उसके बोटेनिकल मीनिंग में नहीं जाना। देन अगेन एक केस आया, उस केस में जिंजर इन्वॉल्व थी। अब जिंजर पे जब टैक्स लगा तो जिंजर को डीलर ने या एसएससी ने बोला कि इसको तो हमें वेजिटेबल की कैटेगरी में लेके जाना चाहिए क्योंकि ये वेजिटेबल है। डिपार्टमेंट ने अपोज किया कि इसको वेजिटेबल समझ के कोई नहीं खाता, बट कोर्ट ने बोला नहीं, जिंजर को जब भी हम यूज करते हैं इसको वेजिटेबल की तरह ही यूज करते हैं और ये वेजिटेबल में ही यूज होती है। इवन तो इसकी क्वांटिटी कम होती है या इंडिपेंडेंटली ये वेजिटेबल बन के नहीं खाई जाती, बट यस दिस इज कंसिडर्ड एज अ टेबल वेजिटेबल ओनली, और इसको हम वेजिटेबल की कैटेगरी में मानेंगे क्योंकि कॉमन पैरेलल्स मीनिंग यही बोलता है। देन अब हम आते हैं गोल्डन रूल के ऊपर। गोल्डन रूल में क्या होता है? गोल्डन रूल सेज दैट इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ लिटरल रूल। So where the literal rule fails to bring the real intention of the legislature, the golden rule is applied. According to this rule, if there is any absurdity or repugnance in the ordinary meaning of the word which are used, the language may be varied or modified so as to avoid any inconvenience, but not more than that. The grammatical and ordinary sense of the word is to be adhered to unless that would lead to some absurdity or some repugnance or inconsistency with the rest of the instrument, in which case the grammatical and ordinary sense of the word may be modified so as to avoid the absurdity and inconsistency, but no further. Even though by various jurists it has been considered as a dangerous rule because it gives the power to judiciary to modify law to suit the whatever situation they are having, but still this rule at times is required. So अभी हम आगे एक दो कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जिनमें आपको ये लगेगा या समझ आएगा कि गोल्डन रूल की इंपॉर्टेंस क्या है। सो गोल्डन रूल को समझाने के लिए एक बहुत अच्छा केस है। इट्स अ वेरी ओल्ड इंग्लिश केस। अब इस केस में क्या हुआ, एक लॉ था जिसमें बोला गया कि अगर आप ड्राइविंग करते हुए किसी का कोई नुकसान कर देते हैं, कोई आप एक्सीडेंट कर देते हैं, तो यू आर सपोज टू स्टॉप देयर, और स्टॉप होने के बाद जो भी कार्रवाई होनी होगी वो होगी। अब क्या हुआ इस केस में कि किसी ने एक्सीडेंट कर दिया। अब लॉ में लिखा हुआ था यू हैव टू स्टॉप, तो वो भाई साहब रुके और रुक के चलते बने। जब उनको पकड़ा गया बाद में कि आपने ऐसे ऐसे एक्सीडेंट किया है और आपने वहाँ पे आप रुके नहीं, तो उन्होंने बोला नहीं मैं तो रुका था, लॉ में लिखा हुआ है कि स्टॉप।
मैं स्टॉप हुआ और उसके बाद मैं चल दिया, ये नहीं लिखा हुआ था कि कितनी देर के लिए रुकना है। तो यहाँ पे जज ने थोड़ा सा इसको लॉ को ट्विस्ट किया, उन्होंने बोला रुकना तो है लेकिन ये नहीं है कि आप रुक के चलते बनो 1 सेकंड में, आपको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए रुकना है सो दैट कोई और पर्सन आके आपके वेयर अबाउट ले सके, आपसे बात कर सके, सो दैट कल को जब आपको किसी भी प्रोसीडिंग में बुलाना हो तो आप अपने आप को अवेलेबल करा सको। अगर हम इसको लिटरल रूल की तरह लेके चलेंगे कि स्टॉप और स्टॉप मीन स्टॉप, देन ये हम लॉ को फेल कर देंगे। जिस पर्पस के लिए लॉ बना वो पर्पस फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे लॉ को थोड़ा सा ट्वीक करके या यहाँ पे वर्ड को थोड़ा सा ट्वीक करके कोर्ट्स ने गोल्डन रूल अप्लाई किया यहाँ, क्योंकि प्लेन मीनिंग जो था वो अब्सर्डिटी क्रिएट कर रहा था। नाउ अब इसके बाद हम आते हैं स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशंस पे। स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन सुनने में ऐसा लग रहा है कि नहीं, बड़ा ही खतरनाक हो सकता है या बड़ा ही पीनल प्रोविजन हो सकता है। यस, ये पीनल प्रोविजन पे तो लगता है, बट एक्चुअली ये किसी भी इंडिविजुअल की फेवर के लिए स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन है, उसके नुकसान के लिए स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन नहीं है। ये लगता कब है स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन? ये बेसिकली पीनल स्टैट्यूट्स में लगाया जाता है या टैक्सेशन स्टैट्यूट्स में लगाया जाता है, जहाँ पे एसएससी के ऊपर या इंडिविजुअल के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा लाइबिलिटी इनकर करी जाती है फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ। सो उस केस में कोर्ट को जब भी लॉ को इंटरप्रेट करना है, बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा इंडिविजुअल को देना है या उस पर्सन को देना है जिसके अगेंस्ट लॉ अप्लाई किया जा रहा है। आप बेनिफिट ऑफ डाउट स्टेट को नहीं दे सकते, या आप ये नहीं कह सकते कि चलो हाँ थोड़ा बहुत लॉ को नॉन कंप्लायंस किया तो इस पर पेनल्टी लगा दी जाए। आपको बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा ही इंडिविजुअल को देना है उस केस में। द मोर सिवियर द स्टैट्यूट, द मोर स्ट्रिक्टली इट हैज टू बी कंस्टिट्यूट। स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन सीम्स टू मैनिफेस्ट इट इन 4 ways। वो 4 कंडीशन क्या है? द रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सप्रेस लैंग्वेज फॉर क्रिएशन ऑफ ऑफेंस। लॉ में लिखा होना चाहिए कि ये ऑफेंस है, अपनी मर्जी से कोई ऑफेंस नहीं बनाया जा सकता। इन इंटरप्रेटिंग द वर्ड स्ट्रिक्टली सेटिंग आउट द एलिमेंट ऑफ ऑफेंस, वो क्या क्या चीजें जुड़ेंगी तब जाके वो ऑफेंस बनेगा। इन रिक्वायरिंग द फुलफिलमेंट ऑफ द लेटर ऑफ स्टैट्यूटरी कंडीशन प्रेसिडेंट टू इन्फ्लिक्शन ऑफ पनिशमेंट। ऐसी क्या कंडीशन है जो फर्स्ट फुलफिल होनी चाहिए, तभी हम पनिशमेंट की कोई बात कर सकते हैं। इन इंसिस्टिंग द स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस ऑफ टेक्निकल प्रोविजन अबाउट क्रिमिनल प्रोसीजर एंड जुरिस्डिक्शन। तो आपको जो भी सजा देते हुए या लॉ को फॉलो करते हुए जो भी टेक्निकल प्रोविजंस हैं और टेक्निकल या क्रिमिनल लाइबिलिटी है या क्रिमिनल प्रोसीजर्स हैं, वो सब आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे हम इनकम टैक्स में कोई केस होता है और अगर वो जुरिस्डिक्शन के बिना कोई हमें नोटिस आ जाता है तो हम सबसे पहले क्या कहते हैं कि आपका तो कोई जुरिस्डिक्शन ही नहीं बनता, तो आप ये प्रोसीडिंग ही नहीं कर सकते या आप हमें नोटिस ही नहीं इशू कर सकते। ओके, तो वो ये नहीं बोलेगा आपको असेसिंग ऑफिसर कोई बात नहीं, वो जिसने देना है वो मेरे साथ वाले रूम में तो बैठा हुआ है, मैंने दे दिया तो क्या फर्क पड़ता है, टैक्स तो गवर्नमेंट के पास ही जा रहा है। तो ऐसा आर्गुमेंट देके वो आपके अगेंस्ट असेसमेंट नहीं कर सकता। अब स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्सिंग स्टैट्यूट्स में क्या चीज होती है? इसमें सबसे पहले एक केस लॉ था हर्षद मेहता वर्सेस कस्टोडियन। उस केस में क्या हुआ, कोर्ट ने बोला देयर आर 3 स्टेजेस फॉर इम्पोजिशन ऑफ टैक्स। डिक्लेरेशन ऑफ लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पर्सन और प्रॉपर्टी, कि ये पर्सन या प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ये टैक्स लाइबिलिटी बनती है अंडर दिस लॉ। असेसमेंट ऑफ टैक्स दैट क्वांटिफाइज द सम व्हिच द पर्सन इज लायबल टू पे। लाइबिलिटी तो बन गई पर कितना देना है, ठीक है। अब थर्ड वन, मेथड ऑफ रिकवरी, कि लाइबिलिटी भी कास्ट कर दी, क्वांटिफाई भी कर दिया, अब अगर नहीं देगा तो बंदा क्या करेगा? अब नहीं देगा या तो आप उसको जेल में डालोगे या आप उसकी प्रॉपर्टी जब्त करोगे, पेनल्टी लगाओगे, वो भी आपको लिखना है उसके अंदर। आप अपनी मर्जी से नहीं कह सकते कि हाँ भाई टैक्स तो लग रहा है आपको और अब हम जैसे मर्जी रिकवर कर लें। तो ये चीजें होनी चाहिए। द कोर्ट मस्ट इंटरप्रेट द स्टैट्यूट एज इट स्टैंड्स इन केस ऑफ ए डाउट एंड अगेन एज ए सेड इन ए मैनर मोस्ट फेवरेबल टू द एसएससी। जैसे क्रिकेट में बेनिफिट ऑफ डाउट बैट्समैन को जाता है, स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन में बेनिफिट ऑफ डाउट इंडिविजुअल या पर्सन अगेंस्ट हुम दैट लॉ इज एप्लीकेबल उसको जाता है। अब इसमें क्या, एक केस में क्या हुआ, एक स्टेट ने बोला कि साइकिल पे टैक्स लगेगा, मोटरसाइकिल पे लगेगा, कार पे लगेगा, एंड ऑब्वियसली डिफरेंट रेट्स पे टैक्स लगाए उन्होंने। अब एक भाई साहब ने क्या किया, उन्होंने अपनी साइकिल के साथ मोटर लगा ली, जिसको हम लोग हम भी देखते हैं कि एक रिक्शा के नीचे मोटर लगी होती है और वो रिक्शा चल रहा होता है विदाउट पैडल। तो उस पर गवर्नमेंट ने बोला कि ये तो मोटरसाइकिल हो गई, क्योंकि साइकिल है साथ में मोटर है तो मोटरसाइकिल हो गई, आप इस पर मोटरसाइकिल का टैक्स दो। ही सेड ये तो मेरी साइकिल है, मोटर तो मैं रात को उतार के रख देता हूँ, ये तो डिटैचेबल है। कोर्ट में गई बात, कोर्ट ने बोला देखिए आपने स्ट्रिक्टली प्रिस्क्राइब करना चाहिए था कि किस किस व्हीकल के ऊपर टैक्स है। आपने साइकिल बोला, मोटरसाइकिल बोला, कार बोला, लेकिन ये एक डिफरेंट कैटेगरी ऑफ व्हीकल बन गया है जिसमें साइकिल के साथ मोटर लगा ली, और ये आपने कोई इसको प्रिस्क्राइब नहीं किया था। जब आपने प्रिस्क्राइब नहीं किया तो इसके ऊपर आप कोई टैक्स नहीं लगा सकते।
अगेन एक और केस में क्या हुआ कि किसी स्टेट ने बोला कि हमारी स्टेट में जो इंपोर्ट हो रहा है सामान उसके ऊपर हम टैक्स लगाएंगे, उन्होंने लॉ भी बना दिया। लेकिन अब हुआ क्या कि एक डीलर ने सामान उस स्टेट से पास थ्रू कराना था। स्टेट ने बोला नहीं, ये तो हमारी स्टेट में इंपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट मीन्स इनवर्ड इन द स्टेट। बट डीलर ने बोला नहीं, इंपोर्ट हो रहा है बट ये तो पास से जाए, मैंने कोई सेल करने के लिए सामान रोका नहीं, उतारा नहीं, बेचा नहीं, और स्ट्रेट अवे मैं बाहर ले गया। तो वहां पे स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन लगाइए कि आपको किसी भी वर्ड को ऐसे लिटरली नहीं लेना कि इंपोर्ट की आपकी स्टेट में आ गया तो इंपोर्ट माना जाएगा, पर आपको ये देखना है कि वो सामान आ रहा है तो वो बिक रहा है कि नहीं बिक रहा। आपने जो भी टैक्स लगा रहे हो वो उसी पर्पज के लिए लगा रहे हो कि सामान जब बिकेगा तो आपने टैक्स लेना है। नाउ वी विल मूव ऑन टू हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। अब हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन क्या होती है? बेसिकली जैसे आपने देखा होगा कि कभी दो लोगों की लड़ाई हो जाती है तो बीच बचाव करने के लिए जो आता है वो थोड़ी बात इस बंदे की मनवाता है, थोड़ी बात उस बंदे की मनवाता है और दोनों का पैचअप करवा देता है। सो दैट दोनों में से किसी को नहीं लगता कि हाँ भाई मेरी बात नहीं मानी गई, या सामने वाला ज्यादा ऊंचा हो गया या मैं नीचे हो गया। तो इसमें भी ऐसा ही होता है कि जब विद इन सेम स्टैट्यूट दो प्रोविजन, दो सेक्शंस की आपस में लड़ाई होती है एंड दे आर गोइंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, तो उस केस में कोर्ट इंटरवीन करता है। वो ऐसी इंटरप्रिटेशन करता है कि दोनों प्रोविजन की कोई ना कोई बात मान ली जाए, सो दैट दोनों प्रोविजन को इफेक्ट दिया जा सके और कोई भी प्रोविजन नलिफाई ना हो। ओके, तो जो हमने अभी स्टार्टिंग में बात करी कि स्टैट्यूट मस्ट बी रेड ए होल, ये उसी का एक पार्ट है। तो अगर आप किसी भी चीज को एज ए होल रीड कर रहे हैं तो इसका मतलब उसकी हर चीज को आपको वैल्यू करनी है। क्या हुआ एक केस में, दो आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ गया। एक आर्टिकल था आर्टिकल 25 सब आर्टिकल 2 क्लॉज बी, जिसमें कहता है नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ और प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ, प्रोवाइडिंग फॉर सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म और throwing open Hindu religious institution and of public character to classes and sections of Hindu। अब एक और आर्टिकल 26, उसमें वो आर्टिकल पावर देता है रिलीजियस डिनोमिनेशन को कि आप अपने प्लेस ऑफ वर्शिप खुद मेंटेन करोगे। अब यहाँ लड़ाई हो गई कि वो कह रहे कि जब हम खुद मेंटेन करेंगे हम नहीं आने देते, लेकिन स्टेट ने बोला नहीं, हमें ये आर्टिकल पावर देता है कि आप लॉ बनाओ इन सब चीज़ों के लिए कि प्लेस ऑफ वर्शिप ओपन किए जा सकें। अगेन मैटर कोर्ट में गया, दोनों चीज़ें ऑपोजिट थी एक दूसरे के। कोर्ट ने बोला आपको प्लेस ऑफ वर्शिप मैनेज करने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को आने नहीं देंगे। हाँ, जो लोग आ रहे हैं वो लोग ये नहीं कह सकते कि हम पूजा करेंगे अपने हिसाब से, हम डाइटी को तैयार करेंगे, हम मंदिर खोलेंगे बंद करेंगे। उनको पूजा करने का अधिकार दिया गया, उनको डिस्क्रिमिनेशन रोकने के लिए कि अगर उनकी श्रद्धा है उस भगवान में वो आके वहाँ पे दर्शन कर सकें। लेकिन प्लेस को जो मैनेज करना है, उसकी जो मैनेजिंग कमेटी बनेगी, कौन उसका पंडित होगा, कौन प्रधान होगा, वो सब आप लोगों ने डिसाइड करना है। तो आर्टिकल 26 को रेड डाउन किया गया थोड़ा सा, सब्जेक्ट टू आर्टिकल 25 सब आर्टिकल 2। तो ऐसे करके कोर्ट ने दोनों को हार्मोनियसली इंटरप्रेट किया। अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट या बड़ा अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं। रुस्तम मूवी हम सबने देखी है, उसमें एंड में सब बरी हो जाते हैं जो भी मुल्जिम होते हैं। लेकिन एक्चुअल लाइफ में क्या हुआ कि वंस लोअर कोर्ट ने उनको बरी कर दिया तो हाई कोर्ट ने उनको बोला कि नहीं आपने गलत छोड़ा इनको, उनको सजा कर दी। अब नेचुरली हाई कोर्ट ने सजा कर दी तो उनको सुप्रीम कोर्ट जाना था। अब यहाँ पे दो आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, क्योंकि उनके सुप्रीम कोर्ट जाते जाते जो गवर्नर थे उन्होंने उनकी सजा को सस्पेंड कर दिया। गवर्नर के पास ये पावर होती है अंडर आर्टिकल 161 विच इज इक्वलेंट टू आर्टिकल 72 विद रिस्पेक्ट टू प्रेसिडेंट। अब आर्टिकल 142 में सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है कि भैया जब उनके पास कोई केस आया तो वही उसको डिस्पोज ऑफ करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक आप सरेंडर नहीं करोगे हम ये सुनेंगे नहीं, क्योंकि उस सेक्शन की एक कंडीशन थी, उस आर्टिकल की एक कंडीशन है कि सरेंडर होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के सामने। सरेंडर वो इसलिए नहीं हो रहे कि उनका सेंटेंस सस्पेंड कर दिया गवर्नर ने। अब यहाँ पे गवर्नर और सुप्रीम कोर्ट के बीच में क्लैश हो गया। तो मैटर जब सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट की हायर बेंच ने उन्होंने फिर यही डिसाइड किया कि गवर्नर की पावर एब्सोल्यूट है, सुप्रीम कोर्ट की भी पावर एब्सोल्यूट है, लेकिन जब कोई भी मैटर सुप्रीम कोर्ट की कंसिडरेशन के लिए आ रहा है तो उस टाइम पे वो मैटर कोई और नहीं सुन सकता, या उस मैटर के ऊपर गवर्नर या प्रेसिडेंट कोई इनपुट नहीं दे सकते या वो कोई डिसीजन नहीं ले सकते। तो वंस द मैटर इज आउट ऑफ प्रीव्यू ऑफ सुप्रीम कोर्ट देन गवर्नर के पास बात आ जाएगी। सो अगेन आर्टिकल 161 को रीड किया गया सब्जेक्ट टू आर्टिकल 142 व्हेनेवर द आर्टिकल 142 इज इन ऑपरेशन। अब इसमें कुछ एग्जांपल हम और देखते हैं। लेबर लॉज में जब लेबर और मैनेजमेंट के बीच में डिस्प्यूट होता है
और वो सेटल नहीं हो पाता एमिकेबली, तो उस केस में ट्रिब्यूनल जो होती है फैसला या अवार्ड देती है। अब उस अवार्ड की एप्लीकेबिलिटी की कंडीशन ये होती है कि दैट अवार्ड शेल बी पब्लिश बाय द गवर्नमेंट विद इन 30 डेज। अब इस केस में क्या हुआ कि वो अवार्ड पब्लिश होने से पहले उनकी सेटलमेंट हो गई। अवार्ड तक तो कोई सेटलमेंट नहीं हो रही थी, बाद में हो गई। अब लेबर लॉ का बेसिक कंसेप्ट भी ये कहता है कि अगर आपकी एमिकेबल सेटलमेंट हो चुकी है तो उस केस में अवार्ड की कोई वैल्यू नहीं रह जाती, क्योंकि एमिकेबल जो सेटलमेंट हुई है उसको आप ज़्यादा वैल्यू दोगे, उसको ज़्यादा अच्छे से फॉलो करोगे। अवार्ड तो हो सकता है वन साइडेड हो या बैलेंस्ड हो, जैसा भी हो, तो हो सकता है कोई ना कोई अनसेटिस्फाइड हो उसमें। अब यहाँ पे बात फंस गई कि अवार्ड की मानी जाएगी या फिर सेटलमेंट की मानी जाएगी। तो कोर्ट ने हार्मोनियसली इंटरप्रिटेशन लगाते हुए इस केस में ये बोला कि अवार्ड की इस केस में नहीं मानी जाएगी, क्योंकि अभी तक वो पब्लिश नहीं हुआ, और गवर्नमेंट को इवन दो 30 डेज में पब्लिश करना है विच इज मैंडेटरी, बट कंसिडरिंग दैट सेटलमेंट हैज बीन मेड, this publication can be withheld. So through this way settlement was given a preference over the award. Okay, अब नाउ सिमिलर एग्जांपल में क्या हुआ कि जब अवार्ड आ गया, फॉर सम रीजन गवर्नमेंट ने अवार्ड वो पब्लिश नहीं किया। अब सेक्शन में लिखा हुआ कि शेल पब्लिश, अब अवार्ड पब्लिश नहीं हुआ, पार्टीज बोलती है आपने तो पब्लिश नहीं किया, जब 30 दिन में करना था आपने बाद में किया, तो अवार्ड तो हम मानते नहीं, अब दोबारा केस करो आप स्टार्ट। उस केस में कोर्ट ने बोला कि शेल पब्लिश को जो वर्ड लिखा हुआ है, शेल लिखा हुआ है, शेल एक रिकमेंडेटरी है ये वर्ड, कि गवर्नमेंट शुड ट्राई विद इन ऑल देयर मीन्स कि 30 डेज में कर दें, बट स्टिल ड्यू टू स्ट्राइक और एपिडेमिक और फॉर वेरियस रीजन इट माइट नॉट बी पॉसिबल टू डू इट विद इन 30 डेज, एंड एक अवार्ड आने में बहुत टाइम लगता है, बहुत एफर्ट लगते हैं, आप उसको नलीफाई नहीं कर सकते। सो एज सुन एज द गवर्नमेंट पब्लिशेस दैट अवार्ड विल बी एप्लीकेबल। ओके, सो उस केस में भी शेल वर्ड को थोड़ा सा रेड डाउन किया गया, जस्ट टू डू इट अ हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन। अब हम आते हैं एक मिसचीफ रूल के ऊपर। ये बेसिकली एक मिसचीफ रूल, इसका नाम इसलिए है कि मिसचीफ को दूर करता है ये। इसके एक केस था, इसमें क्या हुआ, उस केस में आरएमडीसी केस का नाम था, आरएमडीसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उस केस में एक स्टेट में गैम्बलिंग के अगेंस्ट लॉ बना। अब वो वहां पे क्या किया, जो गैम्बलर से वो दूसरी स्टेट में चले गए। अब जब दूसरी स्टेट में चले गए, ऑपरेशन दूसरी स्टेट से कर रहे हैं पर गैम्बलिंग उसी स्टेट में कर रहे हैं। अब वो स्टेट की एनफोर्समेंट मशीनरी दूसरी स्टेट में जा नहीं सकती। स्टेट ने रिक्वेस्ट किया आर्टिकल 252 के अंदर अपना सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप लॉ बनाइए विच इज अ सेंटर लॉ, सो दैट वो लॉ सारी स्टेट्स के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा, तो फिर हम लॉ की कंप्लायंस कर देंगे। अब उन्होंने लॉ क्या बना दिया, उन्होंने लॉ बना दिया विद द ऑब्जेक्टिव कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ प्राइस कॉम्पिटिशन इन्वॉल्विंग गैम्बलिंग। अब प्राइस कंपटीशन वर्ड आया वहां पे, तो उसमें क्रॉसवर्ड पजल्स भी आ गए, पिक्चर पजल्स आ गए, जिसमें गैम्बलिंग की कोई इंटेंशन नहीं थी, बट ऑब्जेक्ट और लैंग्वेज के हिसाब से वो भी आ गए। तो क्वेश्चन गया कोर्ट में कि ये जो लॉ बना है इस पे ये क्रॉसवर्ड पजल आएंगे कि नहीं आएंगे। तो उसमें कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि स्किल बेस्ड कॉम्पिटिशन आर डिफरेंट फ्रॉम चांस बेस्ड गैम्बलिंग। तो लॉ जो बनाया था वो चांस बेस्ड गैम्बलिंग को खत्म करने के लिए बनाया था, स्किल बेस्ड कॉम्पिटिशन को खत्म करने के लिए नहीं बनाया गया था। तो इस केस को डिसाइड करने के लिए उन्होंने एक बड़ा फेमस केस था हेडन्स केस, जिसका रूल मिसचीफ रूल जहां से आया उसकी हेल्प ली। अब उसमें वो मिसचीफ रूल के लिए वो क्या बोलते हैं, वो कहते हैं इसमें 4 चीजें हैं मिसचीफ रूल में। व्हाट वाज द लॉ बिफोर द एक्ट वाज पास्ड, व्हाट वाज द मिसचीफ और डिफेक्ट फॉर विच द लॉ डिड नॉट प्रोवाइड, व्हाट इज द रेमेडी द एक्ट हैज प्रोवाइडेड, एंड व्हाट इज द रीजन ऑफ द रेमेडी। अब उस केस में क्या क्रक्स निकला कि judges is always to make such construction as shall suppress the mischief and advance the remedy, and to suppress the subtle invention and evasion for continuance of the mischief, to add force and life to the cure and remedy. So again इस रूल की कुछ एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेज इज ऑब्वियसली एब्सर्ड रिजल्ट को अवॉइड करता है। डिसएडवांटेज ये है कि टू मच पावर इज बीइंग गिवन टू जुडिशरी टू बेंड द और चेंज द लॉ। हाउएवर लिमिटेशन या डिसएडवांटेज में ये भी आता है कि डायरेक्टली हम इस चीज को लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते, पहले हमें लिटरल रूल ही लगाना है। वहां पे अगर आपको लगता है अब्सर्डिटी है तो आपको फिर यहाँ पे आना है, या कोई एम्बिग्युइटी का इशू है। ओके, बट सब करने के बाद भी जो रेगुलर मीनिंग है उसको स्ट्रेच नहीं कर सकते, और कोई अननेचुरल मीनिंग इंटरप्रेट नहीं कर सकते ऑफ रिटन वर्ड इन द स्टैट्यूट। ठीक है, अब इसका ना एक बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल वाला केस है, हो सकता है आप लोग उससे एग्री करें, हो सकता है ना करें। इनकम टैक्स में एक प्रोविजन होता है क्लबिंग ऑफ इनकम का। तो पुराने इनकम टैक्स में, आई थिंक 1922 वाले इनकम टैक्स में, देयर वाज अ प्रोविजन विच सेज कि जहां पे कोई इंडिविजुअल अपनी वाइफ या माइनर चिल्ड्रन के साथ कोई पार्टनरशिप में एंटर करता है, तो वाइफ और माइनर चिल्ड्रन की जो इनकम है वो टैक्सेबल हो जाएगी इंडिविजुअल के हाथ में।
अब इस केस में क्या हुआ कि एक शोधा देवी जी थी, उन्होंने अपने बच्चों के साथ पार्टनरशिप करी। उनकी इनकम को डिपार्टमेंट ने बोला हम टैक्स करेंगे आपके हाथ में बच्चों की जो इनकम आप पार्टनरशिप फर्म के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। उन्होंने बोला कि सेक्शन में तो लिखा हुआ इंडिविजुअल हु हैज ए वाइफ एंड चिल्ड्रन, तो मैं तो खुद ही वाइफ हूं, तो मेरी वाइफ की वाइफ तो हो नहीं सकती, तो आप मेरे को कैसे टैक्स कर सकते हो। डिपार्टमेंट ने बोला ठीक है, जिस केस में वाइफ है, इंडिविजुअल मेल है तो उस केस में वाइफ होगी, और अगर इंडिविजुअल मेल नहीं है उस केस में वाइफ है, तो बच्चों के साथ पार्टनरशिप है तो बच्चों की इनकम काउंट होनी चाहिए। शी सेड कि ऐसा तो लिखा ही नहीं हुआ उसके अंदर, तो वहां पे मिसचिफ रूल कैसे लगाया गया। हालांकि इनकम टैक्स एक्ट में इंडिविजुअल इंक्लूडेड बोथ मेल एंड फीमेल, बट इस सेक्शन में थोड़ा लैंग्वेज में 19-20 का फेर था। अब जज ने यहाँ पे मिसचीफ रूल की इंटरप्रिटेशन लगाई, ये बोल के कि ये जो क्लबिंग ऑफ इनकम का प्रोविजन लेके आया गया है, दैट इज बेस्ड ऑन ए कमेटी रिपोर्ट, जिस कमेटी ने बोला था कि यूजली इट इज अ प्रैक्टिस adopted by male persons to include their wives and children to the benefits of partnership so that their tax liability can be reduced. बट फीमेल्स का कोई ऐसा बहुत लार्ज स्केल पे उनको ऐसा कोई नहीं मिला था जहां पे इस टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए वो ऐसी कोई एक्सरसाइज करती हो। तो क्योंकि मेजोरिटी से फैसला हुआ उस केस में, तो उन्होंने बोला जजेस ने कि हम मिस्चिफ रूल मानते हैं कि इंटेंशन बिहाइंड द लॉ वॉज कि जो मेल मेंबर्स अपनी पार्टनरशिप बनाते हैं उसको डिस्करेज करना है, फीमेल मेंबर की कोई इंटेंशन नहीं थी। बट जो माइनॉरिटी जज थे उन्होंने इसके अगेंस्ट स्टैंड लिया। दे सेड ही सेड दैट इंडिविजुअल मींस मेल एंड फीमेल बोथ, क्योंकि स्टैट्यूट हैज टू बी रेड एज अ होल। सो अगर हम बाकी सेक्शन में इंडिविजुअल में दोनों मेल फीमेल मानते हैं, कॉमन मानते हैं, तो इसमें हम अलग नहीं मान सकते। बट अगेन क्योंकि वो फैसला मेजोरिटी के थ्रू हुआ था, तो इंडिविजुअल जज की जो भी कमेंट्स या टिप्पणी थी उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। नाउ वी कम टू परपोसिव कंस्ट्रक्शन। अब ये परपोसिव कंस्ट्रक्शन क्या होती है, इसमें बोला गया है द कोर्ट इज इन द गाइज ऑफ इंटरप्रिटेशन हैव टू डू द जॉब टू प्रमोट दैट इंटेंडेड पर्पस एंड स्पिरिट ऑफ द एक्ट। आपको एक्ट का पर्पस स्पिरिट देखनी है। जैसे हम कहते हैं ना, लॉ हैज टू बी इंटरप्रेटेड इन लेटर एंड स्पिरिट, तो लेटर तो लेटर इंटरप्रिटेशन हो गया, बट स्पिरिट क्या है, स्पिरिट हमें लॉ का पर्पस भी हमें अपहोल्ड करना है। ऐसा ना हो कि हम लॉ को मैकेनिकली इंप्लीमेंट करते जाएं पर पर्पस डिफीट कर दें। सो इट गोज ऑन टू सेज टू एंश्योर दैट द ट्रू इंटेंट ऑफ द लॉ मेकर मस्ट बी कैरिड ऑन which advances the objective, protects the interest of the party and keep the remedy alive. When the expression is capable of more than one meaning, the court should attempt to resolve the ambiguity in a manner consistent with the purpose of the provision, having regard to grave consequences of alternative construction. So हमें पर्पस को वेटेज देते हुए, और ऑल्टरनेटिव कंस्ट्रक्शन अगर डिवास्टेटिंग या डिफरेंट रिजल्ट लेके आ रहा है तो उस केस में पर्पस हमें अपहोल्ड करना है, देयर बाय परपोजिव कंस्ट्रक्शन। अब इस केस में क्या हुआ, एक एग्जांपल के तौर पे हम ये केस लेते हैं। इस केस में क्या हुआ कि एमपी में धर्म स्वतंत्रता अधिनियम आया एंड उड़ीसा में फ्रीडम ऑफ रिलीजियस एक्ट आया, जिसमें उन्होंने फोर्सफुल कन्वर्जन के ऊपर पेनल्टी या जेल का कुछ सजा का प्रावधान किया। बट अब एक आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 25 आर्टिकल विच सेज दैट फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस एंड फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन टू ऑल सिटीजन। अब जो लोग अपना रिलीजन प्रोपोगेट कर रहे थे, दे सेड कन्वर्जन इज आल्सो पार्ट ऑफ दिस फ्रीडम। अगर हम किसी को रिलीजन प्रोपोगेशन कर रहे हैं और उसको हमारा रिलीजन अच्छा लगता है तो वो कन्वर्ट तो होगा ही, तभी हम प्रोपोगेशन कर रहे हैं कि अपना रिलीजन हम बढ़ाएं। बट कोर्ट ने यहाँ पे बोला कि ये जो धर्म स्वतंत्रता अधिनियम बनाया गया, ये आपके राइट टू या फ्रीडम टू कॉन्शियस और फ्रीडम टू प्रोफेस एंड प्रैक्टिस रिलीजन के ऊपर किसी भी तरह का कोई अंकुश नहीं लगाता। ये अंकुश किस चीज पे लगा रहा है कि अगर आपके कन्वर्जन कराने की वजह से कोई सोसाइटी में डिसकंटेंटमेंट आती है, कोई किसी का रोष आता है कि ये आपको नहीं करना चाहिए, या आप अगर फोर्सफुल करवा रहे हो कन्वर्जन, या आप कोई लालच दे के कन्वर्जन करवा रहे हो जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आ सकती है सोसाइटी में, तो ये लॉ उस चीज को एड्रेस कर रहा है। ये आपको रिलीजन प्रोपोगेट करने से मना नहीं कर रहा, और कोई शायद विलिंगली अगर कन्वर्ट भी हो रहा तो उसको भी मना नहीं कर रहा है, लेकिन उसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर में डिफरेंस नहीं आना चाहिए। सो पर्पस को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने इस लॉ को अपहेल्ड किया एंड इट वाज नॉट डीम्ड इन कंट्रावेंशन टू आर्टिकल 25 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं। इस एग्जांपल में क्या हुआ, एक स्टेट ने कुछ बेनिफिशियल पीस ऑफ लेजिस्लेशन लेके आए वो फॉर द एम्प्लॉइज ऑफ न्यूज़पेपर एस्टेब्लिशमेंट। अब AIR लिमिटेड जो लॉ रिपोर्ट लेके आते हैं, उनके एम्प्लॉइज ने बोला ये तो हमारी भी एप्लीकेबल होना चाहिए। दे सेड कि आप तो न्यूज़पेपर हो ही नहीं। तो अगेन कोर्ट ने बोला कि जो लॉ रिपोर्ट है, न्यूज़पेपर क्या होता है बेसिकली
कि जिसमें कोई न्यूज़ की आइटम हो जिसे लोग पढ़े, इंटरेस्ट ले पढ़ने के लिए, जिससे उनकी कोई इन्फॉर्मेशन में कोई डे टू डे लाइफ में इंक्रीज होता है। तो लॉ रिपोर्ट में भी किया है, वो भी एक न्यूज़ है विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ कोर्ट केसेस। उसको भी लोग अपनी नॉलेज अपडेट करने के लिए पढ़ते हैं, और वो भी एक बाउंड फॉर्म में, एक बुकलेट या मैगजीन की फॉर्म में आती है, जो टाइम टू टाइम होती है, मे बी डेली ना आती हो, बट वीकली, क्वार्टरली या मंथली आती है इन फॉर्म ऑफ डाइजेस्ट। तो इसको भी न्यूज़पेपर माना गया, न्यूज़पेपर एजेंसी माना गया। और कोर्ट ने बोला क्योंकि ये बेनिफिशियल लेजिस्लेशन है, इसका पर्पस एम्प्लॉयज़ की वर्किंग कंडीशन, हेल्थ कंडीशन, इन सबको इम्प्रूव करना है, तो उस केस में हमें इसको एक वाइडर पर्सपेक्टिव में एक्सेप्ट करना चाहिए, एक बड़े पैमाने पे और ज़्यादा लोगों को इंक्लूसिव तौर पे इसमें लेना चाहिए, रादर देन अ वेरी नैरो इंटरप्रिटेशन। अब हम आते हैं एक टर्म के ऊपर विच ऑल्सो हेल्प्स इन इंटरप्रिटेशन। व्हाट इज दिस टर्म? एजुजस्टम जनरिस। Adjustum generis means of same kind or same nature. The rule signifies that where the words having general or wide import or meaning are associated in the text with more limited or specific words, they are by implication given a restricted meaning. So basically क्या होता है, जब हम कुछ सेट ऑफ वर्ड यूज करते हैं उसके बाद हम कुछ एक जनरल वर्ड यूज कर लेते हैं, तो जब जनरल वर्ड का क्या मतलब हो सकता है? अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे बोले, अगर मैं बोलता हूँ कि काउ, गोट्स, शीप्स एंड अदर एनिमल। अब अदर एनिमल में आपके टाइगर भी ले लेंगे क्योंकि टाइगर भी एनिमल होता है, आप एलिफेंट भी ले लेंगे या वाइल्ड एनिमल भी ले लेंगे। अब अगर आप काउ, गोट एंड शीप को लें तो बेसिकली एक क्लास बनाते हैं ये, विच क्लास इज ए व्हाट यू से is it maybe domesticated animal, maybe those animal who give dairy product, okay? But अगर मैं इसमें horse ले आऊँ, horse you can call horse or maybe a domesticated animal, but वो आपको डेयरी प्रोडक्ट नहीं देता। मैं इसमें वाइल्ड एनिमल ले आऊँ तो वो शायद इसमें नहीं आएंगे। तो जो अदर एनिमल टर्म है उसको हमें एक नैरो सेंस में इंटरप्रेट करना पड़ेगा, और वो सेंस कैसे निकलेगी? जो वर्ड उसके पहले प्रीसीड कर रहे हैं और वो वर्ड जो है क्लास बनाए। सो इसको अगर हम समराइज करें तो क्या होता है? इट अप्लाइज ओनली व्हेन द स्टैट्यूट एन्यूमरेट्स अ स्पेसिफिक वर्ड्स, द सब्जेक्ट ऑफ एन्यूमरेशन कंसिस्ट ऑफ क्लास और कैटेगरी, द क्लास और कैटेगरी इज नॉट एग्जॉस्टेड बाय एन्यूमरेशन, मतलब उसके बाद भी अगर हम कोई और चीजें आ सकती हैं उसके अंदर, देयर इज नो इंडिकेशन ऑफ डिफरेंट लेजिस्लेटिव इंटेंशन। सो इफ द जनरल वर्ड्स आर गिवन देयर फुल एंड नेचुरल मीनिंग, दे वुड ओवरशैडो द स्पेसिफिक वर्ड्स, मेकिंग द लेटरल रिडंडेंट, सुपरफ्लुअस. Like if the class of specific words is given its full meaning, the general word becomes useless. Let us take example on adjustum generis rule. इस केस में क्या हुआ? एक स्टेट ने एक टैक्स लगा दिया लाइसेंस फी के नाम पे ऑन थिएटर, सर्कस, सिनेमा हाउसेस, डांसिंग हॉल एंड अदर सिमिलर प्लेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट, रिक्रिएशन और अम्यूजमेंट। अब उसमें केस में क्या हुआ कि एक होटल था, उसके 3 रेस्टोरेंट थे, उन तीनों रेस्टोरेंट में एक छोटा सा डांसिंग फ्लोर भी था जहाँ पे लोग खाना खाने आते थे और बीच में मे बी फॉर अम्यूजमेंट या फॉर पर्पस ऑफ पासिंग टाइम वहाँ पे डांस करते थे। अब उन्होंने बोला कि हम इसमें इंक्लूडेड नहीं है। कोर्ट ने बोला नहीं, इसकी अगर हम इंटरप्रिटेशन करें अदर प्लेसेस ऑफ जनरल अम्यूजमेंट, जो लोग वहाँ पे खाना खाने आते हैं उनका पर्पस एक अम्यूजमेंट करना है, विच इज और विच कैन बी अ सिमिलर टू क्लास ऑफ पीपल हु आर गोइंग टू मे बी अ थिएटर, सर्कस, सिनेमा हॉल। हम सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपका रेस्टोरेंट प्लस डांसिंग हॉल है, हम उसको एक डिफरेंट कैटेगरी नहीं मान सकते। तो ये आपका इंटरप्रिटेशन के हिसाब से इस क्लास में फॉल करता है, यह इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा। बट अगर हम इस केस को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़े तो जो लोअर कोर्ट ने इसका ऑपोजिट आंसर दिया था। उन्होंने बोला था क्योंकि प्रिडोमिनेंटली आपका रेस्टोरेंट है तो ये इस क्लास में नहीं फॉल करता। सो ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट जो भी होता है, इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव मैटर। आप इसको मैथमेटिकली एंड साइंटिफिक फॉर्मूला की तरह यूज नहीं कर सकते। डिफरेंट पीपल एट डिफरेंट प्लेसेस और मे बी डिफरेंट मेजोरिटी और माइनॉरिटी मे कम अप विद डिफरेंट रिजल्ट्स, मे बी टू द सेम सेट ऑफ फैक्ट्स। नाउ देयर इज वन मोर रूल विच इज नॉसिटी और असोसिस। अब ये रूल क्या होता है और एडजस्ट जनरस से इसका क्या रिलेशन है, हम थोड़ा सा वो डिस्कस करेंगे। ये रूल क्या होता है? इट सिंपली मीन्स दैट मीनिंग ऑफ ए वर्ड शुड बी नोन फ्रॉम इट्स अकम्पनिंग वर्ड और एसोसिएटेड वर्ड। The rule is based on maxim that a man is known by the company he keeps. So पहले वाले रूल में तो क्लास की बात हो रही थी, यहाँ पे क्लास की बात नहीं है। एक दो वर्ड हैं जो साइमल्टेनियसली साइड बाय साइड यूज करे जा रहे हैं। अब एक वर्ड में अगर कंफ्यूजन है तो उसका मीनिंग उसके एसोसिएटेड वर्ड के साथ यूज करेंगे हम। The rule says the words used in the act of the parliament derive their meaning with reference to the words found in immediate connection with them.
When two or more words are susceptible of analogous meaning are clubbed together, they are understood to be used in their cognate sense. The meaning of doubtful word may be ascertained by the reference to the meaning of the word associated with it. The rule applies only where there is any doubt about the meaning attached to the word. Okay, जब कोई डाउट नहीं है तो ये रूल लगाने की हमें नेसेसरी कोई जरूरत नहीं है. Before the rule of nocetur can be pressed into service, it must be shown that the words are employed in the same sense or that they are susceptible to analogous meaning. अब इसमें हम एक अगर एग्जाम्पल लें इसके अंदर, तो एक केस में क्या हुआ है, एक इंग्लिश केस था फोस्टर वर्सेस डिफरेस का. इस केस में बोला कि जब भी माइन में कोई एक्सप्लोजिव लेके जाए जाएंगे वो केस या कनिस्टर में लिए जाएंगे. अगर नहीं लेके जाओगे तो आपकी ये सो एंड सो फाइन या पेनल्टी है. अब एक पर्सन ने वो जो एक्सप्लोजिव लेके गए वो एक क्लॉथ बैग में लेके चले गए. ही सेड कि ये भी है तो एक केस के जैसा ही है, जैसे केस में हम लेके जा रहे हैं, ये भी बंद है और कोई इसमें इशू नहीं होना चाहिए. बट वहां पे कोर्ट ने क्या बोला कि केस और कनिस्टर को हम क्लॉथ बैग से हम नहीं कंपेयर कर सकते, क्योंकि केस और कनिस्टर जो है उसमें एक स्ट्रेंथ होती है, उसकी एक शेप होती है जो मॉडिफाई नहीं की जा सकती, उसमें सिक्योरिटी ज़्यादा होती है, स्पेशली कंसिडरिंग द आइटम विच यू आर कैरिंग. तो जो क्लॉथ बैग में आप लेके जा रहे हैं सामान, वो केस और कनिस्टर की कैटेगरी में फॉल नहीं करता. सो अगर हम एडजुडिस्टम जनरलिस एंड नॉसेटियर सोसिस का थोड़ा सा कंपैरिजन करके देखें तो क्या आएगा कंपैरिजन में. द मैक्सिमम ऑफ एडजुडिस्टम जनरलिस इज अप्लाइड वेयर जनरल टर्म फॉलोज अ स्पेसिफिक और नैरो वर्ड प्रीसीडिंग इट. Nocetier rule applies where two or more words which are susceptible or analogous to meaning are compiled together. They are understood to be used in their cognate, connected or related sense. While applying a Nocetier rules, the meaning of more general word take color from the associated word or the word preceding the following. Where as per adjustum generis rule, the preceding word must form a genus or a class or category and they must be specific. Okay, so class is important. Nocetier socis rule is wider than adjustum generis rule, so you can safely say that adjustum generis rule is a subset of Nocetier rule. Now friends, coming to ut res magis rule, ये क्या होता है? बेसिकली ये लैटिन लैंग्वेज का फ्रेज है. Ut res magis velet quam pirate means that a sensible meaning has to be given to the words of the act of parliament so that it can make it valid. The courts, while interpreting the law, must give a reasonable and sensible meaning to the wording of a statute so as to carry out the intention of the legislature. Whenever alternative constructions are possible, the court must give effect to which will be responsible for smooth working of the system for which the statute has been enacted and not to which that put an hindrance to obstacle in its way. So अगर हम summary form में इसकी बात करें तो it's basically says that whatever words or language or phrases are used in a statute, they must be given some effect. You cannot say कि ये तो redundant है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है. तो it's always better to prevail than perish. So एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं. इस केस में क्या हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा गुड्स नहीं माना गया जिसे चोरी किया जा सकता हो एज पर आईपीसी. सो इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में स्टेट ने बोला कि थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी कंसीडर एज ए थेफ्ट एज पर सेक्शन 379 ऑफ आईपीसी. गवर्नमेंट ने एक सेक्शन 50 और लगा दिया साथ में, which said that no prosecution shall be instituted against any person for any offence against the act except at the instance of government or electrical inspector or by any aggrieved person. Okay. सो अब जिनके अगेंस्ट ये केस चल रहा था ना, उन्होंने ये तो चैलेंज नहीं किया कि मैंने चोरी करी कि नहीं करी. सो दैट मीन्स ही एक्सेप्टेड दैट. बट ही सेड कि ये जो भी कंप्लेंट जिसने करी है वो इन किस कैटेगरी में फॉल ही नहीं करता. ना तो गवर्नमेंट ने कंप्लेंट करी मेरे अगेंस्ट, ना अपॉइंटेड पर्सन ने कंप्लेंट करी, ना किसी एग्रीड पर्सन ने कंप्लेंट करी. तो आपने एक डीमिंग प्रोविजन में मुझे पकड़ा है कि आपने बोला है कि ये चोरी 379 में मानी जाएगी आईपीसी के अंदर. ठीक है, वो भी बात मान ली आपकी, लेकिन साथ में सेक्शन 50 भी तो लिखा हुआ है साथ में कि ये इसकी कंप्लेंट कैसे होनी है. तो जब आप वो लिखा हुआ है, आप अगर उसको इग्नोर करके मुझे सजा दे रहे हो तो आप तो इसका मतलब जो एक्ट में चीज लिखी हुई है उसको मान ही नहीं रहे हो. तो यहाँ पे कोर्ट ने ये रूल लगाया कि सेक्शन 50 को भी वैल्यू दी जाएगी. अगर सेक्शन 50 फॉलो नहीं किया गया तो जो भी केस बना है इस पर्सन के अगेंस्ट उसको खारिज करना पड़ेगा, और वही हुआ इस केस में. सो फ्रेंड्स, यहाँ तक तो हमने रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन डिस्कस किए. अब इंटरप्रिटेशन करने के लिए हमें कुछ ऐसे टूल्स की भी जरूरत पड़ सकती है. वो क्या टूल्स हो सकते हैं? सो बेसिकली हम उनको एड्स बोलते हैं इसके अंदर, कि क्या एड्स हो सकती हैं जो हम वो यूज़ कर सकते हैं इंटरप्रिटेशन के लिए. सो बेसिकली दो तरह की एड्स हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट करने के लिए.
First aid is internal aid and second is external aid. So very quickly I'll go through with this. Internal aid means those aids जो आपको स्टैट्यूट के अंदर ही अवेलेबल हैं, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है. वैसी कौन कौन सी एड्स हो सकती हैं? लॉन्ग टाइटल, which is also admissible under court of law for the purpose of interpretation. It is an aid to its construction. Long title gives a general description to the object of the act and is part of the act and is admissible in its interpretation or construction. अब शॉर्ट टाइटल भी होता है. शॉर्ट टाइटल क्या होता है? बेसिकली एक्ट का निकनेम होता है, बट इन कंपैरिजन टू लॉन्ग टाइटल इसकी उतनी वैल्यू नहीं है. अब इसके एग्जांपल के तौर पे एक छोटा सा केस डिस्कस करते हैं. एक एक्ट बना फॉर द वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट. उसका ऑब्जेक्ट था एन एक्ट टू लिमिट द आवर्स ऑफ शॉप असिस्टेंट एंड कमर्शियल एम्प्लॉइज एंड टू मेक सर्टेन रेगुलेशन कंसर्निंग देयर हॉलीडेज, वेजेस एंड टर्म्स ऑफ सर्विसेज. अब इसमें क्या हुआ कि एक पर्सन को चलान किया गया ये बोलते हुए कि आपने संडे के दिन भी दुकान खोली है, बट ही सेड मैं तो एम्प्लॉय हूँ नहीं, मैं तो मालिक हूँ दुकान का, तो आप मुझे तो चलान नहीं कर सकती है, तो सिर्फ एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए है. तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट को सर्विस में लिया गया और ये बोला गया कि जो भी ये पीस ऑफ लेजिस्लेशन बना है ये पॉपुलेशन एज ए होल के वेलफेयर के लिए बना है, सो दैट वो अपने आप को एग्जर्ट करके काम कर करके इतना एग्जर्ट ना कर लें कि उनकी लाइफ या उनके ऊपर कोई किसी तरह की बीमारी का कोई प्रेशर आ जाए. तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए देयर इज नो बाइफर्केशन बिटवीन वन एम्प्लॉय ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और समवन हु इज वर्किंग देयर इन द शॉप एज ए ओनर ऑफ द शॉप. फर्दर एक बात और बोली गई कि अगर इस लॉजिक को एक्सेप्ट कर लिया जाए तो वो लोग जो जहाँ पे एक मालिक है और 4 एम्प्लॉई हैं और वो शॉप्स जहाँ पे 4 मालिक हैं और कोई भी एम्प्लॉई नहीं है, दोनों में डिस्पैरिटी आ जाएगी. वो लोग तो हफ्ते में 7 दिन काम करेंगे या दिन में 12-16 घंटे काम करेंगे और दूसरे वाले शायद हफ्ते में 6 दिन और 8 घंटे काम करके बंद करना पड़े बिजनेस उनको, और जो ज़्यादा काम कर रहा है ही माइट बी अर्निंग मोर, तो उसको भी अवॉइड करने की ज़रूरत है. नेक्स्ट इंटरनल एड इज प्रीएम्बल. सो प्रीएम्बल में अगर हम जब भी ये वर्ड यूज़ करते हैं तो सबसे पहला फॉरमोस्ट प्रीएम्बल हमें ध्यान आता है, प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको बोला गया है कि विच इज़ वेरी मच पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. तो सेम वे प्रीएम्बल टू एक्ट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट एक्ट and which can be used for interpretation and guiding the judiciary or someone who wants to interpret the law as to in what light that law should be interpreted. Then heading 2 टाइप की हो सकती है इसके अंदर. एक वो हेडिंग है जो किसी सेक्शन के ऊपर है और एक वो हेडिंग है जो किसी ग्रुप ऑफ सेक्शन के ऊपर है. सो हेडिंग एज ए रूल इज नॉट यूज फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट सेक्शन, बट आपको एक रफ आइडिया देती है वो हेडिंग कि ये सेक्शन किस बारे में बात कर रहा है. तो एक रेलिवेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हेडिंग कैन बी यूज्ड. बट अगर किसी सेक्शन में प्लेन वर्ड्स में कोई चीज़ एग्जाम्पलरी क्लियर है तो आप हेडिंग का हवाला देके उस मीनिंग को चेंज नहीं कर सकते. बट एम्बिग्यूटी और डाउट के केस में येस, आप उस हेडिंग को एक रेफरेंस पॉइंट पे ले सकते हो. मार्जिनल नोट्स क्या होते हैं? जब भी कोई लॉ पार्लियामेंट में लेट डाउन होता है या वो पास होता है बिल, तो उसके हर सेक्शन के साथ में एक छोटी सी एक समरी लिखी हुई होती है जो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए ब्यूरोक्रेट्स लिखते हैं. अब वो एक छोटी सी समरी होती है, मे बी हेडिंग के साथ लिखी हो, सेक्शन के साथ लिखी हो, पर वो स्टैट्यूट का पार्ट नहीं होती. वो एक रफ समझने के लिए कि ये ग्रुप ऑफ सेक्शन या सेक्शन क्या बोल रहा है उसकी बात करता है वो. तो उसको हम रेफरेंस पॉइंट के लिए तो ले सकते हैं, बट उसकी कोई वैल्यू नहीं है इंटरप्रिटेशन के लिए एज सच. ओके, नाउ मूविंग फर्दर. प्रोविजो क्या होता है कि जो मेन सेक्शन को वो से कोई एक एक्सेप्शन का आउट करता है और वो बताता है कि ये इस सिचुएशन में ये मेन सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा. तो प्रोविजो और जो मेन सेक्शन है वो आपस में एक दूसरे को कॉन्ट्रास्ट करते हैं. तो कभी अगर हमें मेन सेक्शन पढ़ना हो तो प्रोविजो की मदद से हम उसकी एक इंटरप्रिटेशन भी निकाल सकते हैं कि मेन अगर प्रोविजो में ये एक्सेप्शन है तो मेन सेक्शन में क्या चीज़ इंक्लूड होगा एंड वाइस वर्सा. सो अगेन ये इट्स वेरी मच पार्ट ऑफ द एक्ट एंड इट कैन बी यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन पर्पसेस. बेस्ड ऑन वेरियस कोर्ट केसेस अगर हम थोड़ा सा प्रोविजो के बारे में थोड़ा सा और बात करें तो क्या होता है प्रोविजो? अ प्रोविजो क्रिएट्स एन एक्सेप्शन टू द मेन पार्ट ऑफ द सेक्शन. प्रोविजो इज ऑलवेज सबऑर्डिनेट टू द मेन सेक्शन. वो अपने आप में कुछ नहीं है, मेन सेक्शन है तो प्रोविजो है. अ प्रोविजो इज कंस्टिट्यूट इन रिलेशन टू सेक्शन टू विच इट इज अपेंडेड. इट इज यूज एज ए गाइड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एनैक्टमेंट. अ प्रोविजो इज नॉट टू बी कंस्टिट्यूट as excluding or adding something by implication. A proviso may sometimes contain a substantive provision. A proviso should receive a strict construction only. अब explanation पे आते हैं. Explanation क्या होती है? जब भी हम एक्ट में किसी चीज़ को emphasis दे के कुछ clarify करना चाहते हैं या कोई ऐसी चीज़ बोलना चाहते हैं जो एक्ट में ऑलरेडी लिखी हुई है बट स्टिल फॉर द पर्पज ऑफ क्लैरिटी हम उसको बोलना चाहते हैं तो explanation हम insert करते हैं.
तो एक्सप्लेनेशन जो होती है सब्सटेंटिव लॉ से ऊपर नहीं जा सकती, उसको एक सपोर्ट देती है सिर्फ ये। सो ऑब्जेक्ट एंड स्कोप ऑफ एक्सप्लेनेशन कैन बी समड अप as follows. The explanation explains the meaning of the main section. Explanation is not a substantive provision, it merely clarifies or explains the meaning. In case of any ambiguity in the meaning of the section, the explanation clears it. Explanation can be retrospective or prospective. An explanation cannot take away substantive right which has been expressed by main provision. An explanation makes the main provision meaningful. बट उसके मीनिंग में कुछ एनहांसमेंट नहीं करती, उसको सिर्फ एक्सप्लेन करती है। एक्सप्लेनेशन कैन नॉट चेंज द प्रोविजन और एनी पार्ट ऑफ इट। देन इलस्ट्रेशन आर देयर। आप अगर देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में या आईपीसी में कुछ थोड़े थोड़े एग्जाम्पल दे रखे हैं सेक्शंस के साथ में। सो वो एग्जाम्पल सब्सटेंटिव लॉ का पार्ट नहीं होते, बट येस सब्सटेंटिव लॉ को समझने में वो बहुत हेल्प करते हैं। अगर कहीं पे कोई एम्बिग्विटी आ रही है तो वो वहाँ पे हम एग्जाम्पल कोट करके सब्सटेंटिव लॉ को एक बहुत ज़्यादा क्लैरिटी से समझ सकते हैं। देन वी कम टू शेड्यूल्स। शेड्यूल्स क्या होते हैं? जब हमें कुछ बहुत ज़्यादा टेबुलेशन फॉर्म में या बहुत डिटेल फॉर्म में हमें कुछ देना पड़ता है जो मेन सेक्शन में हम नहीं रख सकते फॉर सम रीज़न, तो उन्हें हम शेड्यूल में डाल देते हैं। तो जो शेड्यूल्स हैं वो एक्ट का ही पार्ट होते हैं, वो कुछ अलग से नहीं होता। इवन दो फॉर ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस हम उसको एक अलग से शेड्यूल या अलग से एनेक्शन में डाल देते हैं, बट दे आर वेरी मच पार्ट ऑफ सब्सटेंटिव लॉ। नाउ कमिंग टू एक्सटर्नल एड्स। एक्सटर्नल एड्स क्या होती हैं? ये वो एड्स होती हैं जो स्टैट्यूट के पार्ट तो नहीं होती, लेकिन उस स्टैट्यूट के बनने में इन एड्स का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे कि पार्लियामेंट्री हिस्ट्री, वो स्टैट्यूट कैसे आया। जैसे कि वो बिल जो पार्लियामेंट में प्लेस किया गया, जिसके ऊपर डिस्कशन हुआ, जिसमें अमेंडमेंट्स करी गई एंड देन फाइनली वो एक्ट बना, तो उसमें उस एक्ट बनने का सारा कंटेक्स्ट होता है। देन उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजन। जब भी कोई लॉ पार्लियामेंट में प्लेस किया जाता है तो जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज होती हैं वो एक स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजन लेके आती हैं कि हम ये लॉ को क्यों लेके आ रहे हैं, क्या ऐसे इविल हैं या क्या ऐसे बेनिफिट है जो हम अचीव करना चाह रहे हैं, या इविल को हम खत्म करना चाह रहे हैं। तो उससे आपको एक कंटेक्स्ट मिलता है कि किस कंटेक्स्ट में ये लॉ लेके आया जा रहा है और क्या अचीव करने की कोशिश की जा रही है। देन कमेटी रिपोर्ट्स। कमेटी रिपोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जिसमें जब भी कोई लॉ बनने से पहले कमेटीज बनाई जाती हैं, वो कमेटी लॉ पे डिबेट करती हैं, रिसर्च करती हैं, इनपुट लेती हैं वेरियस स्टेक होल्डर्स पे, देन वो लॉ बनाती हैं, ड्राफ्ट रूल लेके आती हैं, फिर उनके ऊपर अगेन कमेंट लिए जाते हैं, फिर कमेटी में डिस्कशन होता है, देन वो एक बिल की फॉर्म में पार्लियामेंट में प्लेस किया जाता है। तो कमेटी भी आपको एक अच्छा रेफरेंस पॉइंट देती है। जैसे हमने शोधरा देवी का केस डिस्कस किया, उसमें मिस्चीफ रूल लगाया गया था, वो कमेटी की रिपोर्ट के बेसिस पे ही उसको डिस्कस किया गया था। देन टेक्स्ट बुक को भी रेफर किया जाता है, जैसे कि मनुस्मृति, अर्थशास्त्र, some religious texts at times are made reference to. For example, in Ram Janam Bhoomi case, a lot of religious texts were referred to. Foreign law and decision, especially of those countries only who follow common law system. All these things have only a persuasive and limited value. So they are not in a position to influence that interpretation or construction in a direct manner. But yes, once you refer them, they might give you a perspective or might persuade you to lean in favor of one interpretation or the another. Okay, then lastly there is a rule of exclusion. What is this rule of exclusion? This rule talks about that in interpreting a statute, proceeding in the legislature, including the speeches delivered, parliamentary debates and press discussion and other external sources cannot be cited in courts and must be excluded from the preview of source of interpretation. The legislative history is inadmissible where there is no obscurity in the meaning of the legislature. Where it is plain, the language prevails, but where there is a lack of harmony with other provisions in other special circumstances, it may be legitimate to take external assistance, such as object of the provision, the mischief sought to be removed, the social context, the words of the author or other allied matters. You would appreciate that external aids have a very limited persuasive value. So before parting, I'll leave you with this quote. A judge must not alter the material of which it is woven, but he can and should iron out the creases. So with this, friends, I conclude my presentation. I hope you liked it. Thank you for watching. This is CA Heman Gupta signing off.